समंदर के बीचों बीच एक ऐसी खौफनाक जेल जहां कैदियों को सिर्फ सजा नहीं दी जाती थी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जिंदा दफन कर दिया जाता था। यहाँ से फरार होने की कोशिश करने वाला हर इंसान या तो समंदर की बेरहम लहरों में गुम हो जाता था या फिर बाकी जिंदगी ऐसी तन्हाई में गुजारता था जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक थी। लेकिन आज एक कैदी इन तमाम खौफनाक अंजामों को नजरअंदाज करके आजादी की तरफ अपना सबसे खतरनाक कदम बढ़ाने वाला है। कहानी का आगाज एक माहिर चोर पीपलन से होता है जो एक निहायत खुफिया मकाम में दाखिल होकर एक तिजोरी से करोड़ों रुपए मालियत के हीरे और अहम दस्तावेज चुरा रहा होता है। चोरी मुकम्मल करने के फौरन बाद वह खिड़की के जरिए नीचे उतरता है और सीधा एक क्लब में पहुंच जाता है। वहां उसका बॉस उससे कहता है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहता हूँ। पीपलन हर बड़ी चोरी के बाद सारा माल अपने बॉस के हवाले करने आता है क्योंकि वह उसी के लिए काम करता है और अगर कभी पकड़ा जाए तो बॉस हमेशा उसे पुलिस से बचा लेता है। जैसे ही पीपलन अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि बॉस के कुछ गुंडे एक आदमी को बेरहमी से मार रहे होते हैं। इसके बाद बॉस पीपलन के करीब आता है और उस पिटते हुए शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जो भी मुझे धोखा देगा उसका अंजाम यही होगा। दरअसल इस आदमी ने चुराए गए पैसों में से कुछ रकम अपने पास छिपा ली थी, इसीलिए उसे सजा दी जा रही होती है। बॉस पीपलन से पूछता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? पीपलन अपनी जेब से चमकते हुए हीरे निकालकर उसके सामने रख देता है। हीरे देखकर बॉस खुश हो जाता है और मजाक करते हुए पूछता है, कहीं तुमने भी इस आदमी की तरह कोई हीरा अपने पास तो नहीं छिपा लिया? पीपलन मुस्कुराकर जवाब देता है, मैंने तो अपने लिए बड़े बड़े हीरे रख लिए हैं। ये सुनकर बॉस हंस पड़ता है और कहता है, तुम में काफी हिम्मत है, लेकिन अगर कभी तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी सख्त सबक सिखाऊंगा। बॉस इनाम के तौर पर उसे $10,000 देता है, जिसके बाद पीपलन क्लब से बाहर निकल जाता है। उसी वक्त क्लब के बाहर उसकी गर्लफ्रेंड नैनत उससे मिलने आती है। नैनत पीपलन से बेहद मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है। इसी वजह से पीपलन उससे चुराया हुआ एक हीरे का हार तोहफे में दे देता है। वह कुछ और हीरे भी नैनत को देता है और कहता है कि ये हमारे बुढ़ापे के दिनों के लिए हैं। यहाँ वाज़ेह हो जाता है कि पीपलन ने अपने बॉस को धोखा देकर कुछ हीरे अपने पास छिपा लिए थे। इसी दौरान एक आदमी छिपकर इन दोनों पर नजर रख रहा होता है। दरअसल बॉस ने ही इस शख्स को पीपलन का पीछा करने के लिए भेजा था और उसे मालूम हो जाता है कि पीपलन ने बॉस के साथ धोखा किया है। पीपलन को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। इसके बाद पीपलन और नैनत अपने घर के अंदर चले जाते हैं और एक साथ रात गुजारते हैं। अगली सुबह नैनत पीपलन से कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं उस गाँव जाना चाहती हूँ जहाँ तुम्हारा बचपन गुजरा था। नैनत कहती है, चलो आज ही यहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ हम सुकून और आराम की जिंदगी गुजारेंगे। पीपलन जवाब देता है कि मेरे गांव में कुछ भी नहीं रखा, मैंने कल रात जितना पैसा चुराया है मेरे गांव के लोग उतना पैसा एक साल में भी नहीं कमा सकते। यह सुनते ही नैनत नाराज हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए सिर्फ दौलत ही सब कुछ है। तब पीपलन उसे समझाते हुए कहता है, मुझे सिर्फ 6 महीने दे दो, मैं इतना पैसा जमा कर लूंगा कि फिर कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद हम मेरे गाँव में आराम से जिंदगी गुजारेंगे। ये सब बातें करते हुए पीपलन को बिल्कुल एहसास नहीं होता कि कुछ ही मिनटों बाद वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। वे दोनों अभी बातचीत कर ही रहे होते हैं कि दरवाजे पर मकान मालकिन दस्तक देती है और कहती है कि मैं किराया लेने आई हूँ। लेकिन मकान मालकिन के साथ बाहर पुलिस भी मौजूद होती है। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है पुलिस वाले अंदर दाखिल होते हैं और पीपलन को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। इन पुलिस वालों को बॉस ने भेजा था क्योंकि उसे पीपलन के धोखे के बारे में मालूम हो चुका था। पीपलन पुलिस से कहता है कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है। अगले दिन नैनत उससे मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें उम्र कैद की सजा हो गई है। नैनत उसे बताती है कि जिस रात बॉस उस आदमी को मार रहा था, बाद में बॉस के आदमियों ने उसे कत्ल कर दिया और इल्जाम तुम पर डाल दिया। नैनत उसे तसल्ली देते हुए कहती है, फिक्र मत करो, मैं कोर्ट में अपील करूंगी और तुम्हें रिहा करवा लूंगी। पीपलन जवाब देता है कि उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि बॉस ने पुलिस को पैसे देकर मुझे फंसाया है। वह आगे कहता है कि मुझे यहाँ से कोई कानून आजाद नहीं करा सकता, मुझे खुद ही जेल से फरार होना पड़ेगा। फिर वह नैनत से वादा करता है कि जेल से निकलने के बाद मैं सबसे पहले उस आदमी से बदला लूंगा जिसने मुझे फंसाया है और अब तुम मुझे भूल जाओ। उसी वक्त उसके बराबर में खड़ा एक कैदी जिसका नाम झूलोट होता है उससे कहता है, मैंने सुना है तुम जेल से भागना चाहते हो, लेकिन इस जेल से फरार होने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। तब तमाम कैदियों को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है और उन्हें जेल की यूनिफॉर्म पहनाकर कतार में खड़ा कर दिया जाता है। झूलोट पीपलन को एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि उस आदमी का नाम लुई डेगा है और यह एक करोड़पति है। झूलोट बताता है कि जेल आने से पहले लुई करोड़ों रुपए के जाली दस्तावेज तैयार करता था और अब भी उसने काफी दौलत छिपा रखी है। झूलोट कहता है कि वह यहाँ ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि कैदी उससे पैसे छीनने के लिए उसे कत्ल कर देंगे। मेडिकल
मेडिकल चेकअप खत्म होने के बाद तमाम कैदियों को शहर के रास्ते जेल ले जाया जाता है। इसी दौरान रास्ते में लुई की बीवी एक लॉयर के साथ उससे मिलने आती है और कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं लॉयर की मदद से कुछ ही हफ्तों में तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। इसके बाद तमाम कैदियों को समुद्र के बीच वाक़े जेल में मुंतकिल करने के लिए एक समुद्री जहाज में बिठा दिया जाता है। तब पीपलन सीधा लुई के पास जाता है और उसे बताता है कि इस जेल में मौजूद खतरनाक कैदी तुम्हारी जान लेना चाहते हैं ताकि तुम्हारे पैसे हासिल कर सकें। इसके बाद पीपलन उसे ऑफर देता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सकता हूँ। पीपलन कहता है कि मैं हर वक्त तुम्हारी हिफाजत करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। लुई मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी हिफाजत के लिए यहाँ ऑफिसर्स मौजूद हैं। लेकिन उस वक्त लुई को जेल की खौफनाक हकीकत का जरा भी अंदाजा नहीं होता। रात हो जाती है और तमाम कैदी सो जाते हैं। आधी रात के वक्त लुई की आंख खुलती है और वह देखता है कि एक शख्स उसके साथ वाले कैदी के पेट में खंजर घोंपकर उसे कत्ल कर देता है। वह शख्स मरने वाले कैदी के जिस्म के साथ बंधी हुई रकम निकाल लेता है और कुछ पैसे रिश्वत के तौर पर जेल के ऑफिसर के लिए वहीं जमीन पर फेंक देता है। कुछ देर बाद एक ऑफिसर वहां आता है, जमीन पर पड़े पैसे उठाता है और खामोशी से चला जाता है। यह मंजर देखकर लुई बुरी तरह खौफजदा हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी जान खतरे में है और ऑफिसर्स भी कैदियों के साथ मिले हुए हैं। सुबह होते ही लुई पीपलन के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हारी ऑफर पर गौर किया है, मैं तुम्हारे जेल से फरार होने का पूरा खर्चा बर्दाश्त करूंगा, बस तुम्हें मेरी हिफाजत करनी होगी। जब तक मेरी बीवी मुझे जेल से छुड़वा नहीं लेती, पीपलन फौरन मान जाता है और पीपलन लुई से कहता है, जिस दिन मैं भागूंगा क्या तुम मेरे साथ नहीं भागोगे? लुई मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम इतने पागलपन वाले काम करते हो जैसे तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं। वैसे भी मेरी बीवी मुझे यहाँ से निकलवाने वाली है। पीपलन उससे कहता है, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारी बीवी तुम्हें कभी नहीं छुड़ाने वाली। यह कहकर पीपलन वहाँ से चला जाता है। रात को वही कैदी लुई को मारने के लिए आता है, लेकिन वह हमला करता उससे पहले ही पीपलन पीछे से आकर उस कैदी को मारने लगता है। पीपलन उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। मारपीट के शोर से सभी कैदी जाग जाते हैं और अफसर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अफसर सभी कैदियों के हाथ चेक करते हैं और पीपलन के हाथों पर मारपीट के जख्म देखकर समझ जाते हैं कि उसी ने कैदी को मारा है। सज्जा के तौर पर अफसर पीपलन को उल्टा लटकाकर जंजीरों से बांध देते हैं और उसका खाना बंद कर देते हैं। पीपलन को लगता है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई लुई को मार देगा, लेकिन जब पीपलन सज्जा काटकर वापस आता है तो देखता है कि लुई सुरक्षित है, क्योंकि जिस कैदी को पीपलन ने पीटा था उस खूनी कैदी की हालत देखकर किसी की भी लुई को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। जहाज किनारे लगता है और सभी कैदियों को उतारकर जेल की तरफ ले जाया जाता है। इसके बाद जेल का वार्डन बेरूत कैदियों को लाइन में खड़ा करता है और कहता है, मुझे मालूम है तुम में से कई लोग यहाँ से भागने का सोच रहे हो। तुम्हें भागने की पूरी आजादी है, क्योंकि हमें तुम्हें भागते हुए गोली मारने में बहुत खुशी और फख्र महसूस होगा। लेकिन अगर तुम लोग गोली से बच भी गए और जेल से निकल भी गए, फिर भी दो गार्ड हमेशा तुम पर नजर रखेंगे जिन्हें तुम लोग कभी धोखा नहीं दे सकते। पहला गार्ड जंगल है। जंगल में तुम्हारे साथ सबसे अच्छी बात यह होगी कि तुम शायद भूख और प्यास से मर जाओ, और अगर जंगल पार भी कर लिया तो दूसरा गार्ड समुद्र है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, समुद्र की शार्क हमेशा भूखी रहती है जो तुम्हें जिंदा निगल जाएंगी। वार्डन सख्त कानून बताता है, अगर किसी ने पहली बार भागने की कोशिश की तो उसे 2 साल काल कोठरी में रखा जाएगा, दूसरी बार कोशिश की तो 5 साल, और अगर किसी अफसर की जान ली तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद कैदियों को उनकी कोठरियों में डाल दिया जाता है, लेकिन जगह कम होने की वजह से कई कैदियों को एक ही कोठरी में रखा जाता है। तभी पीपलन देखता है कि कैदी बहुत खतरनाक हैं और बिना बात के मारने पर आमादा हो जाते हैं। इसी वजह से पीपलन लुई को समझाता है, अपना ख्याल रखना, अगर किसी को तुम्हारे पैसों के बारे में पता चल गया तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक दिन कई कैदियों को खान में मजदूरी करने ले जाया जाता है। वहाँ लुई और पीपलन भारी पत्थर उठाने का काम करते हैं। तभी काम के दौरान लुई के पैसे गिर जाते हैं और लुई फौरन पीपलन को बताता है। इसीलिए पीपलन तेजी से पैसे तलाश करता है और कुछ देर बाद उसे पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद पीपलन वे पैसे लुई को वापस दे देता है। तभी लुई को एहसास होता है कि वह पीपलन पर बेवजह शक कर रहा था और लुई पीपलन से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पैसे वापस करोगे। इसके बाद लुई देखता है कि उसके बराबर में एक कैदी मर चुका होता है और एक अफसर ने खाना उस मरे हुए कैदी के पेट पर रख दिया होता है। घबराहट में लुई शोर मचाना शुरू कर देता है और चीख कर कहता है, एक कैदी मर गया। लेकिन सेलर नाम का कैदी उसे खामोश रहने को कहता है। तभी सेलर लाश के ऊपर से खाना उठाता है और आधा हिस्सा पीपलन को दे देता है। यह देखकर लुई वहां से जाने लगता है तो पीपलन उसे रोकता है और मरे हुए कैदी के खाने का कुछ हिस्सा लुई को भी दे देता है। इसके बाद जैसे ही काम खत्म होता है और अफसर कैदियों को वापस जेल ले जाने लगते हैं, तभी रास्ते में एक बग्घी कीचड़ में फंसी होती है जिसमें कुछ औरतें और एक दलाल बैठा होता है। असल में वह दलाल जेल के वार्डन के लिए वेश्याएं लाने का काम करता है। तभी अफसर कैदियों को कहता है कि बग्घी को धक्का लगाकर जेल तक लेकर जाओ। इसलिए पीपलन इस मौके का फायदा उठाता है और दलाल के पास पहुंच जाता है। तभी पीपलन उससे कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें $2000 दूंगा। पीपलन की बात सुनकर दलाल हंसता है और शिकायत करने के लिए अफसर को आवाज
देने लगता है। फिर पीपलन फौरन $4000 की ऑफर देता है। 4000 सुनकर दलाल खामोश हो जाता है और कहता है 4 नहीं, मैं तुम्हें इस जहन्नुम से निकालने के लिए पूरे 5000 लूंगा। इसके बाद दलाल उसे बताता है मैं 3 दिन तक यहाँ रुका हुआ हूँ और मेरी बोट नदी किनारे खड़ी है। फिर दलाल शर्त रखता है कि अगर तुम 3 दिन के अंदर वहाँ पहुँच गए तो मैं तुम्हें समुद्र पार ले जाऊंगा। फिर सभी कैदी जेल में वापस आ जाते हैं और अगली सुबह जब कैदी नहा रहे होते हैं तभी कुछ कैदियों को लुई के पैसों के बारे में पता चल गया होता है और वे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीपलन उन्हें देख लेता है और उन कैदियों से भिड़ जाता है। तभी लुई डर के मारे दीवार के पीछे छिप जाता है। काफी देर की लड़ाई के बाद पीपलन सबको हरा देता है, लेकिन उसे भी चोटें आती हैं और वह गुस्से में लुई से कहता है अब मेरे मुंह मत लगना। अचानक सायरन बजने लगते हैं। तभी एक कैदी जेल से भाग निकलता है और गार्ड्स उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। तभी उस कैदी को भागता देखकर पीपलन लुई से कहता है जब वह कैदी भाग सकता है तो हम भी भाग सकते हैं। अगली सुबह वार्डन सभी कैदियों को ग्राउंड में हाजिर होने और घुटनों के बल बैठने का हुक्म देता है। वार्डन कहता है मैंने तुम्हें कुछ कानून बताए थे, लेकिन एक कैदी ने कानून तोड़ा है। असल में जो कैदी भागा था उसे पकड़ लिया गया होता है, लेकिन उसने भागने से पहले एक अफसर को मार दिया था। जब उस कैदी को सामने लाया जाता है तो पीपलन देखता है कि वह कैदी कोई और नहीं बल्कि जुलोट होता है, लेकिन अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर पीपलन परेशान हो जाता है। तभी एक गार्ड आकर पीपलन पर हमला करने लगता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वार्डन कानूनों के मुताबिक जुलोट का सिर धड़ से अलग कर देता है और यह मंजर देखकर सभी कैदी बुरी तरह खौफजदा हो जाते हैं। तभी वार्डन पीपलन की तरफ इशारा करते हुए कहता है लगता है तुम्हें उसकी परवाह थी। इसीलिए वार्डन पीपलन को जुलोट की लाश जंगल में फेंकने का हुक्म देता है और मदद के लिए किसी एक साथी को साथ ले जाने का भी आदेश देता है। इसके बाद पीपलन और लुई दोनों लाश को उठाकर एक अफसर के साथ जंगल में जाते हैं। तभी लाश से खून बहता देखकर लुई को चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन अधिकारी उसे जबरदस्ती लाश उठाने का हुक्म देता है, मगर चक्कर आने की वजह से लुईस कोई जवाब नहीं दे पाता। तब अधिकारी गुस्से में आकर लुईस पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है और यह देखकर पपियॉन को भी गुस्सा आ जाता है। तभी पपियॉन जमीन से एक पत्थर उठाकर अधिकारी के सिर पर दे मारता है, जिसके बाद अधिकारी जमीन पर गिर जाता है और पपियॉन वहां से भागने लगता है। तभी बाकी अधिकारी पपियॉन का पीछा करते हैं और उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, लेकिन पपियॉन भागता हुआ करीब की नदी में छलांग लगा देता है और तैरते हुए उस दलाल के पास पहुंच जाता है जो किनारे पर कश्ती लेकर पहले ही उसका इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद पपियॉन दलाल से कहता है मुझे यहाँ से बहुत दूर ले चलो। तब दलाल पपियॉन से फरार करवाने के बदले तयशुदा रकम मांगता है, लेकिन पपियॉन कहता है कि मैं जल्दी में भाग कर आया हूँ और मेरे पास पैसे लेने का वक्त नहीं था, मगर मेरा तुमसे वादा है कि फ्रांस पहुंचने के बाद मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जो तुम्हारे लिए फायदे का सौदा साबित होगा। यह सुनकर दलाल जोर जोर से हंसने लगता है और तभी जेल के अधिकारी चारों तरफ से आकर पपियॉन को घेर लेते हैं। असल में वह दलाल वार्डन के साथ मिला हुआ होता है। इसके बाद दलाल पपियॉन से कहता है अगर तुम मुझे 5000 भी दे देते तब भी मैं तुम्हें नहीं ले जाता, क्योंकि वार्डन मुझे कैदियों को पकड़वाने के 2 गुने पैसे देता है। तभी अधिकारी पपियॉन को वापस जेल ले आते हैं और वार्डन के सामने पेश करते हैं, लेकिन वार्डन कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि उस अधिकारी की जान बच गई, वरना तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त जोलोथ जैसी मौत की सजा मिलती। इसके बाद कानून के मुताबिक भागने की कोशिश करने पर पपियॉन को 2 साल के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है, लेकिन कोठरी बहुत छोटी होती है और यहाँ कैदी को पूरे 2 साल अकेले बिना किसी से बात किए गुजारने होते हैं। दरअसल शुरुआत में पपियॉन को काल कोठरी में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन चंद महीनों बाद उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगता है। उसे खाने के नाम पर सिर्फ उबला हुआ पानी यानी सूप दिया जाता है। इसी वजह से लगातार सूप पीने और खाना न मिलने के कारण उसका शरीर तेजी से कमजोर होने लगता है। तभी कुछ वक्त बाद वह अपनी कोठरी के दरवाजे के निचले हिस्से से बाहर की तरफ झांकता है और देखता है कि कुछ अधिकारी एक मरे हुए कैदी की लाश को जमीन पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। यह खौफनाक मंजर देखकर पपियॉन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं और तभी एक अधिकारी पपियॉन की कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। यह वही अधिकारी होता है जिसके सिर पर भागने की कोशिश के दौरान पपियॉन ने पत्थर मारा था। वह अधिकारी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए पपियॉन पर टूट पड़ता है और उसे बेरहमी से मारने के बाद वहां से चला जाता है। अकेले बंद रहने और किसी से बात न करने की वजह से पपियॉन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह अपनी ही आवाज भूलने लगता है। एक दिन जब पपियॉन पत्थर के बिस्तर पर सो रहा होता है तभी एक अधिकारी दरवाजे के नीचे से एक बाल्टी अंदर की तरफ सरकाता है। जैसे ही पपियॉन उस बाल्टी के अंदर देखता है तो उसे वहां एक ताजा नारियल मिलता है। नारियल के बिल्कुल साथ एक लेटर भी रखा होता है। जब पपियॉन उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है मेरे जिगरी दोस्त, मैं तुम्हें रोज एक ताजा नारियल भेजूंगा, तुम्हारा दोस्त लुईस।
तभी बहुत दिनों के बाद अच्छा खाना देखकर पपियोन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। इसके बाद अगले कुछ महीनों के दौरान पपियोन के शरीर में दोबारा ताकत आने लगती है, क्योंकि लुई हर रोज उसे चुपके से एक नारियल भेजता रहता है और पपियोन खुद को फिट रखने के लिए अपनी कोठरी के अंदर ही लगातार वर्जिश करने लगता है। लेकिन उसके ये अच्छे दिन ज्यादा देर कायम नहीं रहते, क्योंकि जेल के वार्डन को पपियोन पर शक होने लगता है कि बिना खाने के इतनी खौफनाक जगह में रहने के बावजूद उसका शरीर दिन ब दिन मजबूत कैसे हो रहा है। तभी एक दिन रोज की तरह पपियोन बाल्टी से अपना नारियल निकालने लगता है कि अचानक दरवाजे के बाहर एक दूसरा अधिकारी आ जाता है। वह अधिकारी बाल्टी के अंदर देखता है और उसे वहां नारियल मिल जाता है। नारियल देखते ही वह फौरन अपनी बंदूक निकालता है और उस पहले अधिकारी को गोली मार देता है जो पपियोन के लिए रोज नारियल लाता था। इसके बाद वह अधिकारी सीधा दौड़ता हुआ वार्डन के पास जाता है और उसे सारी बात बताकर वहां बुला लाता है। फिर वार्डन पापियों की कोठरी में आता है और सख्त आवाज में पूछता है कि तुम तक यह नारियल हर रोज कौन पहुंचाता है। लेकिन पापियोन अपने दोस्त लुई को बचाने के लिए अपना मुंह बंद रखता है और कुछ नहीं बताता। तभी वार्डन उसे कहता है, तुम अपनी जिंदगी खतरे में डालकर दूसरे की जान बचा रहे हो। अगर तुमने मुझे उस आदमी का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारा इस जेल में जीना मरना और भी ज्यादा मुश्किल बना दूंगा। लेकिन पपियोन अपना मुंह नहीं खोलता और नतीजतन वार्डन सजा के तौर पर उसका सूप भी बिल्कुल आधा कर देता है। कुछ महीने और गुजर जाते हैं और एक दिन वार्डन दोबारा पपियोन से मिलने उसकी कोठरी में आता है। लेकिन इस बार वार्डन अपने हाथ में पपियोन के लिए एक कटोरा सूप लेकर आता है। वह सूप का लालच देकर उससे दोबारा नारियल भेजने वाले का नाम पूछता है। वार्डन को पूरी उम्मीद होती है कि पपियोन ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और वह सूप देखकर भूख के मारे सब कुछ बता देगा। लेकिन पपियोन वह सूप खुद पीने के बजाय चम्मच उठाता है और उल्टा वार्डन के मुंह में ही सूप डालने लगता है। पापियोन की यह हरकत देखकर वार्डन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह फौरन अपने अधिकारियों को हुक्म देता है कि इस कैदी की बाकी सजा उसे पूरी तरह अंधेरे में गुजारने दो और लाइट भी हमेशा के लिए बंद कर दो। इसलिए अंधेरा होते ही पपियोन के लिए वहां रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक तरफ भयानक अकेलापन होता है और दूसरी तरफ घना काला अंधेरा, जिसकी वजह से उसे वक्त का भी अंदाजा नहीं रहता कि बाहर दिन है या रात। लगातार अंधेरे में रहने से पपियोन की दिमागी हालत और भी खराब होने लगती है और वह खुद से ही अजीबोगरीब बातें करने लगता है। तभी उसे अंधेरे में डरावने मंजर दिखाई देने लगते हैं। इस जहन्नुम जैसी जिंदगी से तंग आकर वह अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह अचानक ऐसा करना बंद कर देता है। इसी तरह इस काल कोठरी में सड़ते हुए पपियोन के 2 साल पूरे हो जाते हैं। इन 2 सालों में उसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी होती है। जब सजा का वक्त खत्म होने पर अफसर दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालते हैं तो पपियोन का जिस्म काम करना बिल्कुल बंद कर चुका होता है। तभी अफसर उसे उठाकर सीधा अस्पताल ले जाते हैं। इसके बाद अस्पताल में लुईस उससे मिलने आता है। लुईस एक पढ़ा लिखा इंसान है, इसलिए अब वह वार्डन के लिए जेल के जरूरी कागजात तैयार करने का काम करता है और वार्डन उसके इस काम से बहुत खुश रहता है। लुईस देखता है कि उसका जिगरी दोस्त पापियोन बिस्तर पर बिना हिले डुले बेजान पड़ा हुआ होता है। लुईस अपने दोस्त को इस बुरी हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वह रोते हुए पपियोन से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि नारियल भेजने की वजह से ही पपियोन को यह खतरनाक सजा मिली थी। तभी वह पपियोन के पास बैठता है और कहता है, तुमने उस दिन बिल्कुल सही कहा था कि मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकूंगा। फिर लुई आगे बताता है, मेरी बीवी ने मुझे धोखा देकर उस वकील से शादी कर ली है और अब वह बाहर उसके साथ ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही है। लेकिन लुई की ये सारी बातें सुनकर पपियोन अचानक धीरे से हंसकर कहता है, उसे जहन्नुम में जाने दो। दरअसल पपियोन पागल होने का सिर्फ नाटक कर रहा होता है, लेकिन हकीकत में उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक होती है। लुई हैरानी से उसे देखता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह काल कोठरी में कैद होता तो शायद इतनी सख्ती कभी बर्दाश्त न कर पाता और वार्डन के सामने सब कुछ सच सच बता देता। फिर पपियोन उसे जवाब देता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने सच बताने के बारे में सोचा नहीं, लेकिन जब भी मैं तुम्हारा नाम बताने का सोचता तब मुझे याद आता कि तुम जैसा कमजोर आदमी काल कोठरी के अंधेरे में एक दिन भी नहीं गुजार सकता। तब लुई पापियोन की बात सुनकर कहता है, हम अब भी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। आने वाले इतवार को वार्डन कुछ राजनीतिक नेताओं के साथ जेल के अंदर एक मूवी देखने वाला है और सभी गार्ड्स उनकी निगरानी में व्यस्त रहेंगे। लेकिन पपियोन पूछता है, क्या तुमने समुद्र पार करने के लिए कश्ती का इंतजाम किया है? इस पर लुईस कहता है, उसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी पपियोन कहता है, तुम्हें सेलर को पैसे देने होंगे, क्योंकि सिर्फ वही किसी बाहर के आदमी से बात करके कश्ती का इंतजाम कर सकता है। ये सेलर वही कैदी होता है जिसने एक बार काम के दौरान मरे हुए आदमी का खाना उठाकर आधा बांटकर खाया था। तभी पपियोन प्लान फाइनल करता है कि जब वार्डन और उसके अफसर मूवी देखने में मशगूल होंगे तब हम इसी मौके का फायदा उठाते हुए खामोशी से जेल से फरार हो जाएंगे। इन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी अचानक पपियोन लुई का गला पकड़ लेता है और जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि बाहर खड़े डॉक्टरों को लगे कि उसे फिर से दिमागी दौरे पड़े हैं और वे भागकर उसे बेहोशी की गोलियां खिलाने आए। और बिल्कुल पपियोन के प्लान के मुताबिक डॉक्टर अंदर आकर पपियोन के मुंह में बेहोशी की गोली डाल देते
जाते हैं, लेकिन पपिलॉन उस गोली को निगलता नहीं बल्कि अपनी जबान के नीचे छिपाकर मुंह में ही रख लेता है। जैसे ही डॉक्टर वहां से जाते हैं तभी पपिलॉन फौरन मुंह से वह बेहोशी की गोली बाहर निकालता है और उसे अपने पास जमा करने लगता है। इसके बाद रात के वक्त पपिलॉन छिपकर मैचुरियट नाम के एक जवान लड़के के पास पहुंचता है और उसे भी भागने वाली अपनी इस टीम में शामिल कर लेता है। असल में जेल के जिस खास अफसर के पास सारे दरवाजों के तालों की तमाम चाबियां होती हैं, वह अफसर मैचुरियट पर अपनी गंदी नजर रखता है और हमेशा गलत इरादे से मैचुरियट के करीब आने की कोशिश करता है। इसीलिए पपिलॉन मैचुरियट को समझाता है कि इतवार को हम यहाँ से भागने वाले हैं और उस दिन तुम्हें किसी भी तरह इस अफसर का ध्यान भटकाना है और उसकी चाबियां चुराकर सीधे हमारे पास लेकर आनी है। मैचुरियट फौरन उनका यह काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन सेलर ने भी पहले ही बाहर कश्ती का इंतजाम कर रखा होता है, लेकिन भागने के लिए उसे उस कश्ती के मालिक को पैसे देने होते हैं। सेलर के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते और तभी लुई अपने छिपाए हुए पैसों में से वह रकम निकालकर उसे दे देता है। इसके बाद पपिलॉन लुइस को एक माचिस की डिबिया भी पकड़ाता है जिसके अंदर उसने जमा की हुई सारी बेहोशी की गोलियां रखी होती हैं। फिर पपिलॉन लुइस से कहता है कि इतवार को जब वार्डन और अफसर मूवी देखने में बिजी हो जाएंगे तब तुम उनकी पीने वाली शराब में ये बेहोशी की गोलियां मिला देना। गोलियां निगलते ही वे सभी बेहोश हो जाएंगे और हमें भागने का साफ मौका मिल जाएगा। लेकिन लुइस जैसे ही वहां से आगे जाने लगता है तभी अचानक पीछे से एक दूसरा कैदी लुइस पर हमला कर देता है और झपट कर उससे गोलियां छीन लेता है। यह मंजर पपिलॉन खामोशी से देखता रहता है, लेकिन इस बार वह लुई की मदद करने के लिए अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता, क्योंकि पपिलॉन सिर्फ ये देखना चाहता है कि बिना उसकी हिफाजत के लुइस इतने सालों तक जेल में जिंदा कैसे बच गया। इस बार लुई बिल्कुल भी नहीं घबराता और वह पलटकर उस कैदी से लड़ता है और बहुत ही आसानी से उसे हराकर अपनी गोलियां वापस छीन लेता है। लुई की यह हिम्मत देखकर पपिलॉन बहुत खुश होता है और समझ जाता है कि जेल के इस खूंखार माहौल ने लुई के अंदर का सारा डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आखिरकार इतवार की वह रात आ जाती है जिस रात वे चारों जेल से फरार होने वाले होते हैं, इसलिए वे चारों अपने प्लान के मुताबिक काम पर लग जाते हैं। जब सारे कैदी और खुद वार्डन मूवी देखने में पूरी तरह बिजी होते हैं तब लुई खामोशी से उनकी शराब की बोतलों में बेहोशी की गोलियां मिला देता है। उधर मैचुरियट चाबियों वाले अफसर का ध्यान भटकाने के लिए उसे बातों में उलझाता है और अपने साथ वॉशरूम की तरफ ले जाने लगता है। इसके बाद लुइस वार्डन और वहां मौजूद अफसरों को गोलियों वाली शराब सर्व करता है। वह शराब पीने के बाद अफसर सिर्फ कुछ ही मिनटों में किसी भी वक्त बेहोश होने वाले होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैचुरियट अफसर को जिस बाथरूम में लेकर जाता है वहां अंदर पपिलॉन पहले से ही छिपकर खड़ा होता है। तभी मूवी के शोर का फायदा उठाते हुए पपिलॉन पीछे से आता है और अफसर के सिर पर कपड़े से ढकी हुई लोहे की रॉड से जोरदार वार करके उसे वहीं जमीन पर बेहोश कर देता है। इसके बाद पपिलॉन फौरन उसकी चाबियां निकाल लेता है, लेकिन इस झगड़े और मारपीट के दौरान चंद अधिकारी शोरोगुल की आवाज सुन लेते हैं और एक अधिकारी जांच पड़ताल करने के लिए जैसे ही ऊपर की तरफ देखने आता है तभी अचानक शराब में मिलाई गई दवा अपना मुकम्मल असर दिखा देती है। वह जांच करने वाला अधिकारी और बाहर मूवी देख रहे तमाम लोग एक साथ बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। यह उनके लिए जेल से फरार होने का सबसे बेहतरीन और आखिरी मौका होता है। चारों प्लान के मुताबिक जैसे ही जेल से बाहर निकलने लगते हैं तभी अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के बाइस जेल की बिजली भी मुनक्ता हो जाती है। चारों जानिब गहरा अंधेरा छा जाता है। इसके बावजूद अंधेरे में वह चारों बड़ी मुश्किल से जेल की ऊंची दीवार पर चढ़ने लगते हैं और एक एक करके नीचे जमीन पर छलांग लगाते हैं। लेकिन जैसे ही लुइस कूदने वाला होता है तभी अचानक जेल की लाइट्स दोबारा आ जाती हैं। लुइस बुरी तरह घबरा जाता है और जल्दी में छलांग लगा देता है, जिसके नतीजे में उसका पांव एक पत्थर से जा टकराता है। नतीजतन उसके पांव की हड्डी टूट जाती है। अब लुई के लिए एक कदम चलना भी इंतहाई मुश्किल हो जाता है। सेलर ये मंजर देखकर फौरन कहता है कि उसे शदीद चोट आई है, हम इसे अपने साथ मजीद आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन पपिलॉन अपने दोस्त लुई को वहां तन्हा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। इसीलिए पपिलॉन मैचुरियट को आवाज देता है और दोनों मिलकर लुई को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वह कुछ फासले तक पहुंचते हैं अचानक चंद अनजान आदमी उनके सामने आ जाते हैं और उन पर अपनी बंदूकें तान देते हैं। सेलर सबको पुरसुकून करते हुए कहता है कि घबराओ मत, क्योंकि यही वह आदमी है जो हमें समंदर पार कराने के लिए बोट फराहम करने वाला है। फिर वह आदमी उन्हें बोट तक ले जाता है, जिसके बाद चारों जल्दी से उसमें सवार हो जाते हैं और जेल से फरार हो निकलते हैं। लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि बोट बहुत छोटी होती है और 4 अफराद का भारी वजन संभाल नहीं पा रही होती। ज्यादा वजन की वजह से बोट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता समंदर का पानी भरने लगता है और वह डूबने लगती है। पानी अंदर आता देखकर सेलर घबरा जाता है और कहता है कि हमें इस बोट का वजन कम करना होगा। वैसे भी लुइस अब हमारे किसी काम का नहीं रहा और उसका एक पांव भी मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। हमें
हमें लुई को उठाकर पानी में फेंक देना चाहिए ताकि बोट हल्की हो जाए और हम तीनों की जान बच सके। लेकिन पपिलॉन सेलर की यह बात सुनते ही ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। पपिलॉन का जवाब सुनकर सेलर को शदीद गुस्सा आ जाता है और वह लुई को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। तभी पपिलॉन सेलर को रोकने के लिए दरमियान में आ जाता है और दोनों के दरमियान बोट पर हाथापाई शुरू हो जाती है। मगर सेलर ताकत के लिहाज से पपिलॉन पर भारी पड़ने लगता है। वह पपिलॉन को नीचे गिरा देता है और उसका गला पूरी कुव्वत से दबाने लगता है। अब सेलर बस पपिलॉन को मारने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से लुई अपने हाथ में चाकू पकड़ लेता है और सेलर पर लगातार कई वार करके उसे वहीं मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद पपिलॉन और लुई दोनों मिलकर सेलर की खून में लथपथ लाश को समंदर में धकेल देते हैं। लुई ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान का कत्ल किया होता है, जिसकी वजह से वह शदीद जहनी सदमे में चला जाता है। पपिलॉन उसे तसल्ली देता है और समझाता है कि अगर तुम ऐसा न करते तो वह तुम्हें ही जान से मार देता। सेलर की लाश पानी में फेंकने के बाद बोट का वजन अब बिल्कुल मुतवाजिन हो जाता है और उसमें पानी भरना बंद हो जाता है। लेकिन वह लोग अभी इस खौफनाक वाकये से संभल भी नहीं पाते कि अचानक देखते हैं सामने से एक निहायत बड़ा और खतरनाक तूफान उनकी बोट की तरफ बढ़ रहा है। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इस भीषण तूफान से बचने के लिए क्या किया जाए, इसलिए वह सब कुछ किस्मत के हवाले कर देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बोट को मजबूती से पकड़कर बैठ जाते हैं। कुछ ही लम्हों में वह तेज तूफान उन्हें अपनी लपेट में ले लेता है। समंदर के पानी में डूबने के बाइस पपिलॉन बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ वक्त बाद जब पपिलॉन की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अजनबी आइलैंड पर मुकामी आदिवासियों के दरमियान घिरा हुआ पाता है। असल में समंदरी तूफान के बाद वह तीनों बेहोशी की हालत में लहरों के साथ बहते हुए इस साहिल तक पहुंच जाते हैं और वहां रहने वाले आदिवासी लोगों की नजर उन पर पड़ जाती है। आदिवासी लोग उन्हें उठाकर अपनी झोंपड़ियों में ले जाते हैं और उनका इलाज मुआवजा करते हैं। लेकिन जैसे ही पपिलॉन झोंपड़ी से बाहर निकलता है उसे वहां एक औरत दिखाई देती है। पपिलॉन उस औरत से अपने साथियों के बारे में पूछता है। तब वह औरत बताती है कि सब लोग महफूज हैं और फिलहाल उन्हें आराम की जरूरत है। लेकिन उस औरत को पहले ही मालूम होता है कि वह तीनों जेल से फरार होने वाले कैदी हैं। इसके बाद पपिलॉन समंदर में नहाने के लिए चला जाता है और नहाने के फौरन बाद लुइस के पास आता है। पपिलॉन लुइस से कहता है कि हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोगों को मालूम है कि हम जेल से भागे हुए कैदी हैं और हम यहाँ आसानी से गिरफ्तार किए जा सकते हैं। लेकिन लुई और मैच्योरिट उसकी बात सुनकर वहाँ से जाने से साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद पपिलॉन अकेले निकलने का फैसला करता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। मगर कुछ ही दूर जाने के बाद उसे सामने पुलिस वाले दिखाई देते हैं। वह फौरन पलटकर दौड़ते हुए लुई के पास वापस आता है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही वह लोग बाहर निकलते हैं तभी पुलिस वाले उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और सीधा मैच्योरिट को गोली मार देते हैं। मैच्योरिट जमीन पर गिरकर वहीं दम तोड़ देता है और लुई धीरे से कहता है, जब तुमने पुलिस को देख लिया था तो मुझे बचाने के लिए वापस क्यों आए? तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस को उनकी खबर उसी औरत ने दी थी। इसके बाद पपिलॉन को दोबारा जेल वापस लाया जाता है और कानून के मुताबिक दूसरी बार फरार होने की कोशिश के जुर्म में उसे पूरे 5 साल के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। पूरे 5 साल बाद पपिलॉन को बाहर निकाला जाता है। अब वह पूरी तरह बूढ़ा हो चुका होता है और एक जिंदा लाश की तरह नजर आता है। पकड़े जाने के बाद उसे कभी भी काल कोठरी से बाहर नहीं निकाला गया था। आज उसकी सजा पूरी हो जाती है और जेल का वार्डन खुद उसे देखने आता है। वार्डन उसे जिंदा देखकर कहता है, बहुत कम लोगों में तुम्हारे जितनी अजियत सहने की ताकत होती है। आखिर तुम किस चीज की तलाश में हो जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर अब भी उम्मीद बाकी है? वार्डन आगे पूछता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? क्योंकि जिस जेल में अब तुम्हें भेजा जा रहा है वहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन पपिलॉन खामोश रहता है और कोई जवाब नहीं देता। तभी अफसर उसे कश्ती में बिठाकर डेविल्स आइलैंड नाम की दूसरी जेल में मुंतकिल करने लगते हैं। ये जेल समंदर के ऐन बीच एक ऊंची चट्टान पर बनी हुई होती है जहां से फरार होना लगभग नामुमकिन था। जेल के चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर होता है और वहां कैदियों पर नजर रखने के लिए कोई अफसर मौजूद नहीं होता। बस हफ्ते में एक बार राशन पहुंचाया जाता था। वहां पहुंचते ही पपिलॉन देखता है कि ज्यादातर कैदी जहनी तवाजुन खो चुके होते हैं। तभी अचानक उसकी नजर अपने सबसे करीबी दोस्त लुइस पर पड़ती है जिसे 5 साल पहले ही यहाँ मुंतकिल कर दिया गया था। दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे सिर्फ देखते रहते हैं। अपनी किस्मत पर अफसोस करने के अलावा उनके पास कोई अल्फाज नहीं होते। कई महीने गुजर जाते हैं लेकिन एक दिन जेल की छत पर खड़े समंदर को देखते हुए पपिलॉन के जहन में फरार होने का एक ख्याल आता है। वह फौरन लुई को नींद से जगाकर कहता है, मुझे समझ आ गया है कि यहाँ से कैसे निकलना है। इसके बाद वह दोनों चट्टान के किनारे आ जाते हैं और पपिलॉन एक नारियल समंदर में फेंक देता है। नारियल पानी की सतह पर तैरने लगता है।
फिर पपियॉन लुइस से कहता है, अगर हम इन नारियलों को बोरियों में भरकर एक कश्ती बना लें तो समंदर की लहरें हमें बाहरी दुनिया तक पहुंचा सकती हैं। इसके बाद दोनों फौरन नारियलों को बोरियों में भरना शुरू कर देते हैं और उन्हें चट्टान के किनारे ले आते हैं। पपियॉन दोनों बोरियों को मजबूती से बांधकर एक आरजी कश्ती तैयार कर लेता है। अब उन्हें सिर्फ नीचे पानी में छलांग लगानी होती है, लेकिन तभी लुई कहता है, मैं यहीं रहूंगा। पपियॉन हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और पूछता है, क्या कहा? फिर वह कहता है, मेरे दोस्त, क्या हुआ? तुम मेरे साथ क्यों नहीं आओगे? लुई जवाब देता है, तुम आखिर कब तक मेरी हिफाजत करते रहोगे? जिस तरह तुम्हें बाहरी दुनिया से मोहब्बत है, बिल्कुल उसी तरह मुझे इस जगह से लगाव हो गया है। मेरे लिए यहीं रहना बेहतर है, क्योंकि अब मैं बाहर की दुनिया में खुद को ढाल नहीं सकता। पपियॉन उसे गले लगा लेता है और शिद्दत से रोने लगता है। वह समझ जाता है कि उसका दोस्त इसी जगह खुश रहेगा। इसके बाद पपियॉन अकेले ही रवाना होने की तैयारी करता है। लुइस खामोशी से उसे देखता रहता है और उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि पपियॉन के लिए आजादी की कीमत उसकी जान से भी ज्यादा है। लेकिन लुइस यह भी जानता था कि इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद पपियॉन नीचे चट्टानों से टकराकर जान से जा सकता है। तभी पपियॉन अपनी कश्ती को नीचे पानी में फेंकता है और फौरन खुद भी छलांग लगा देता है। लेकिन वही होता है जिसका खौफ था, क्योंकि पानी में गिरने के बाद पपियॉन काफी देर तक ऊपर नहीं आता। लुई नीचे झांक कर उसे देखने की कोशिश करता है, मगर पपियॉन कहीं नजर नहीं आता। लुई सब कुछ समझ जाता है और वापस जेल की तरफ जाने लगता है कि अचानक नीचे से आवाज आती है, लुई मेरे दोस्त, मैं जा रहा हूँ। यह सुनते ही दोनों खुशी से पागलों की तरह चीखने लगते हैं। लुई हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहता है और समंदर की लहरें पपियॉन को बाहरी दुनिया की तरफ ले जाने लगती हैं। आहिस्ता आहिस्ता पपियॉन समंदर की वसतों में गुम हो जाता है। इसके बाद कहानी सीधा मुस्तकबिल में पहुंचती है, जहाँ बूढ़ा पापियॉन एक जहाज में बैठा होता है, लेकिन पुलिस अब भी उसकी तलाश में लगी हुई होती है। बाद में पैपिलॉन फ्रांस में एक पब्लिशर के पास पहुंचता है और उसे अपनी पूरी दास्तान सुनाता है। पब्लिशर उसकी कहानी सुनकर अंदर तक हिल जाता है और उसकी जिंदगी पर एक किताब शाये कर देता है। किताब के शाये होने के बाद पूरी दुनिया को उसकी सच्चाई का इल्म हो जाता है और साल 1970 में फ्रांस की हुकूमत उसे उन तमाम इल्जामात से बरी करार दे देती है जो उसने कभी किए ही नहीं थे। हुकूमत आखिरकार उसे दोबारा अपने वतन वापस आने की इजाजत दे देती है।